टू, विजन, फार्मिंग बिजनेस को कैसे दे। मैक्सिमम एग्रीप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर्स जो इस फील्ड में आते हैं वो गड़बड़ करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ही शुरू में गड़बड़ हो जाता है। कैसे? लेट्स, ये फोटो क्या है? राइट फास्ट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज दिस फोटोग्राफ। इसको देख के आपके दिमाग में क्या आया? राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट फ्रेंड्स। क्या ध्यान में आया इस फोटो को देख के आपको? मेज, ओके। प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, वैसे ही बताइए। डो नॉट फॉर्म, यस नागराज जी, खेत है, ठीक है, गुड। ये क्या है फोटो? इस फोटो को देख के क्या ध्यान में आया? फैक्ट्री, एकदम सही कहा। ये फोटो को देख के क्या ध्यान में आया? लेबर, फार्मर, एग्जैक्टली पराग जी, ये फार्मर है। ये क्या है? इसको देख के क्या ध्यान में आ रहा है? लास्ट फोटो, राइट साइड, इंडस्ट्रियल वर्कर, बिल्कुल फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, ठीक है, ओके। इस फार्म को देख के आप में से किस किस को फैक्ट्री ध्यान में आई? राइट एफ इन द चैट बॉक्स। फार्म को देखते ही फैक्ट्री ध्यान में आई, जिसको ध्यान में आई वो एफ लिखें चैट बॉक्स में, फार्म फैक्ट्री। सिद्धू कोडी, ओके सिद्धू जी। सिद्धू जी भी रिपीटेडली वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं काफ़ी समय से। अच्छा लगता है, आप बार बार अटेंड करते हैं, कुछ नया सीखते होंगे। अभी कुछ इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं सिद्धू जी सीखने के बाद? गुड, बहुत अच्छा, राइट। सो और किसान को देख के जिसको वर्कर ध्यान में आता है किसी फैक्ट्री में काम करने वाला, ऐसे कौन लोग हैं? राइट डब्लू इन द चैट बॉक्स। जिसको किसान को देखते ही कोई फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर ध्यान में आता है, सुधांशु गोडबोले, एकदम सही कहा। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोगों को आइडिया है इसका। क्या है फ्रेंड्स इसका एनालॉगी? ये जो ऊपर फोटो है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री की फोटो है। इसमें ये टाइम ऑफिस होगा, ये अगर ऑयल, ये ऑयल फैक्ट्री है तो ये टैंकर है ऑयल का, पीछे प्लांट है रिफाइनिंग का, इधर मैनेजरियल रूम्स बने हुए, इधर गार्ड्स, और ये जनरेटर रूम है, ओके, लाइक दैट। सड़क बनी हुई, अंदर आए, गेट भी होगा। एक गेटेड कम्युनिटी जो है वो एक फैक्ट्री कहलाती है। खेत क्या है, गांव क्या है, फैक्ट्री और गांव में अंतर क्या है? यहाँ पे घर दिख रहे हैं, लोग इसमें रह रहे हैं। ये सारा एरिया जो है ये प्रोडक्शन एरिया, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। आप में से जो लोग इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, आज के बाद से गांव शब्द सुनते ही, विलेज शब्द सुनते ही एक फैक्ट्री ध्यान में आना चाहिए। जैसे आप महिंद्रा सुनते हैं, टाटा सुनते हैं, रिलायंस सुनते हैं, इन्फोसिस सुनते हैं, हुंडई, सुजुकी, पतंजलि, कुछ भी ऐसा सुनते हैं अगर आप, तो आपको एक बड़ा ऑफिस, एक बड़ी फैक्ट्री, एक प्रोडक्शन हाउस, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में आती हैं। सेम वे में विलेज सुनते ही आपके ध्यान में फैक्ट्री का एक पिक्चर उभरना चाहिए। कैसी फैक्ट्री? जिसकी बाउंड्री तो नहीं है बट प्रोडक्शन हो रहा है। गांव में कुछ नहीं होता दोस्तों, गांव में हजारों सालों से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन होता आ रहा है, और जहां प्रोडक्शन होता है उस जगह को हम लोग प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं, और उसका कोई और डेफिनेशन नहीं होता है। तो एग्रीप्रेन्योर्स जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं या जो उतरना चाह रहे हैं, अब अगर वो फील्ड में, गांव में इसमें उतरना चाह रहे हैं, तो उनको ये बात अब दिमाग में उठा लें। विलेज, गांव मीन्स एक फैक्ट्री जहां प्रोडक्शन हो रहा है। किसान मीन्स एक एंटरप्रेन्योर जो प्रोडक्शन कर रहा है। एंटरप्रेन्योर क्यों? क्योंकि ठीक है, तो मालिक तो एंटरप्रेन्योर ही होगा ना, वो वर्कर तो होगा नहीं। सो विलेज इज एन एंटरप्राइजिंग हब, फार्मर इज अ एंटरप्रेन्योर। ये पिक्चर दिमाग में आपके इमीडिएटली आना चाहिए, ठीक है। दिस इज फार्मूला नंबर 2। अगर आप इसमें
सक्सेस होना चाहते हैं। इसी फॉर्मूले से जुड़ी हुई बात क्या है, ये मैंने बताया कि किसान और गांव, ये दो शब्द सुनते, गांव सुनते ही फैक्ट्री, किसान सुनते ही एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, ये चीज़ आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए कि वो गांव में वो उद्यम तो है, फैक्ट्री तो है, वो एंटरप्रेन्योर तो है, बट वो अभी लॉस मेकिंग है। इट इज़ अ लॉस मेकिंग यूनिट, इट इज़ अ लॉस मेकिंग एंटरप्राइज, और इट इज़ अ एंटरप्राइज विच इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स एवरेज पोटेंशियल। जो एवरेज भी एक प्रॉफिट, एक पोटेंशियल होता है किसी बिजनेस का, उससे भी नीचे अभी काम कर रहा है। तो अगर लॉस में है या अपने एवरेज पोटेंशियल से नीचे काम कर रहा है, तो वो कोई गलत बात नहीं है, दैट इज एप्रिशिएबल। अगर वो लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट में काम नहीं कर रही है, तो बिकॉज सम ऑफ द बिजनेस पैरामीटर, सम ऑफ द एंटरप्राइजिंग सिस्टम मे नॉट बी फंक्शनल फुल्ली, वो पूरी तरीके से इस्तेमाल या तो नहीं हो रहे हैं या कोई उसको करने वाला नहीं है। ये चीज आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए। सो व्हाट कारण, लॉस मेकिंग क्यों है? ठीक है, हर किसान अपने हिसाब से अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ये प्रॉब्लम की जड़ आपको पता होना चाहिए जब आप फार्मिंग बिजनेस में उतरना चाह रहे हैं। कहने का मतलब कि ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे हर एम्प्लॉय अपने हिसाब से काम कर रहा है, कोई कैप्टन नहीं है, कोई सेंट्रल कमांड नहीं है, कोई कॉमन विजन, मिशन, गोल और स्ट्रेटेजी नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी बिजनेस, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, क्या वो सरवाइव करेगी? क्या वो प्रॉफिट मेकिंग होगी? राइट, यस और नो? विल दैट इंडस्ट्री मेक प्रॉफिट? क्या वो इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाएगी या जिंदा भी रहेगी? यस और नो? राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट फ्रेंड्स। आप थकिए मत, फुल ऑफ एनर्जी रहिए, वो आपके चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स से समझ में आना चाहिए। नो 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 नो, एग्जैक्टली गांव के साथ यही हो रहा है। सो कैसे ठीक करना? आपका फॉर्मूला नंबर 2 का सॉल्यूशन, टोटल बिजनेस को आपको ऑर्गेनाइज करना है एक सिंगल एंटरप्राइज में। मीन्स 100 फार्मर 100 एंटरप्राइज से 100 फार्मर्स 1 एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना है आपने उसको। अभी अगर 100 किसान है तो 100 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, आपको उसको 100 फैक्ट्रियों को एक फैक्ट्री में ऑर्गेनाइज करना है। और इसके लिए एक कैप्टन चाहिए, एक लीडर चाहिए, एंड यू हैव टू बी दैट लीडर, यू हैव टू बी दैट सीईओ। आप जब भी इस बिजनेस में उतरेंगे, आप ये ध्यान कर लीजिए, आपका काम है एक लॉस मेकिंग यूनिट को प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में कन्वर्ट करना। और प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ द कैप्टन। कैप्टन कौन है? एमडी कौन है? डायरेक्टर कौन है? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? चेयरमैन कौन है? सीईओ कौन है? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इस पूरे एंटरप्राइज एग्रीकल्चर बिजनेस से ये सीईओ मिसिंग है, देर इज़ नो सीईओ, और वही सारी समस्या की जड़ है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने तरीके से काम कर रहा है, विदाउट एनी मार्केट इनपुट, विदाउट एनी क्वालिटी इनपुट, विदाउट एनी ऑपरेशनल इनपुट, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। नो वैल्यू एडिशन, नो इनोवेशन इन प्रोडक्ट, नथिंग। क्यों? सीईओ मिसिंग है। सो फार्मूला नंबर 2, अगर आप इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो एक सीईओ के माइंडसेट से उतरिए। अब सीईओ का माइंडसेट क्या होता है? सीईओ का माइंडसेट एकदम सिंपल सी चीज़ है, वो जिस भी चीज़ को हैंडल करेगा डे 1 से उसमें इम्प्रूवमेंट शुरू करेगा, विथ हिज नॉलेज, विद हिज स्किल्स, विद हिज एक्सपीरियंस। अब आपका प्रश्न होगा, हम तो नए उतरने वाले हैं, हम कैसे हैंडल करेंगे इस पूरे बिजनेस को? ठीक है, या पूरा गांव हमारी बात क्यों मानेगा, हम क्यों इसमें वो हमारे साथ क्यों काम करना चाहेंगे? ये सारे क्वेश्चन आपके वैलिड हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने शुरू में कहा, आपको इस फील्ड में उतरने से पहले सिर्फ एक इनिशियल सेट ऑफ स्किल्स की ज़रूरत है, जिससे आप अपना वर्किंग मॉडल बना सकें। वो वर्किंग मॉडल एक बार आपने बना लिया, जो सीक्रेट नंबर 1 था, जो ऑर्डर था आपका डिसीजन मेकिंग ऑर्डर, उसमें पॉइंट नंबर 3, अगर वो वर्किंग मॉडल आपने बना लिया तो ये जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये सारे प्रश्न ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स यू विल बी हैविंग द मास्टर की।
आप सबसे बाहर का कमरा खोल लेंगे, उसके बाद अंदर के कमरे आप स्टेप बाय स्टेप खोलते हुए चल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एंट्री कर सकते हैं। सो दैट वर्किंग मॉडल इज गोइंग टू बी द मास्टर की। और वो वर्किंग मॉडल कौन बनाएगा? सीईओ बनाएगा। सीईओ कैसा होगा? जिसकी ये विजन उसका क्लियर है कि आई एम एंटरिंग इनटू अ बिजनेस, मैं ऐसे बिजनेस में उतरने जा रहा हूँ जो बिजनेस, जो इंडस्ट्री इस समय घाटे की है। मैं अक्सर वर्कशॉप पे पूछता हूँ, लक्ष्मी नारायण मित्तल, ये उदाहरण मैं पूछता हूँ, आप में से कौन कौन जानता है इस नाम को? राइट LNM इन द चैट बॉक्स। LNM, लक्ष्मी नारायण मित्तल। वो ये उदाहरण आपकी अपनी जर्नी से रिलेटेड है। LNM किस किस को पता है? नाम सुना हुआ है? जयंता जी, देवव्रत, अशोक पाटीदार, ओके, बहुत सारे लोग जान रहे हैं। खासियत क्या है इनकी? लक्ष्मीनारायण मित्तल की विशेषता क्या है? विकास जी भी जान रहे हैं, अशोक पाटीदार। क्या विशेषता है लक्ष्मीनारायण मित्तल की? राइट इन द चैट बॉक्स, गिव मी 10। बाइंग लॉस मेकिंग स्टील प्लांट्स इनटू प्रॉफिट, एग्जैक्टली। लक्ष्मण मित्तल जी की विशेषता यही है कि पूरी दुनिया से वो लॉस मेकिंग स्टील प्लांट जो है उनको खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं और उसको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि स्टील मेकिंग प्लांट में कहाँ कहाँ पे किस किस कारणों से लॉस होता है, व्हाट आर दोज पॉइंट्स। उसके हिसाब से अपना उनका वर्किंग मॉडल सेट है कि अब ये प्लांट को अगर मैंने टेक ओवर करना है तो उसमें ये वर्किंग मॉडल, ये सिस्टम, इस तरीके से चीज़ें होंगी और वो एक रिकॉर्ड टाइम में उसको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर कंट्री नीड्स 2.50 lakhs LNM फॉर द विलेज इंडस्ट्री। 2.5 लाख लक्ष्मी नारायण मित्तल हमको इस कंट्री में चाहिए। और ये 2.5 लाख लोग, 0.02% लोग अगर खड़े हो जाते हैं एक नॉलेज स्किल के साथ में, चीज़ों को समझते हुए और अपने वर्किंग मॉडल को बना के आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से पूरे कंट्री का जो इकोनॉमिक सिनेरियो वो हम चेंज करने की पोजीशन में आ सकते हैं। वंस अगेन, सो द फार्मूला नंबर 2, आपको ये ध्यान रखना है कि गांव जो है एक इंडस्ट्री है, फार्मर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और आपका रोल एज ए सीईओ है, एक ऐसा सीईओ जो इस लॉस मेकिंग यूनिट को प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में कन्वर्ट करेगा। आपका एंट्री पॉइंट क्या, कैसे होगा, वो आपका वर्किंग मॉडल डिसाइड करेगा। नंबर 2, नेक्स्ट सीक्रेट नंबर 3, ये बिजनेस जो है आपको विजुलाइज कैसे करना, हाउ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस बिजनेस। जो सक्सेस ब्लूप्रिंट की बात किया, ये पॉइंट नंबर 3 है। ये आप ऑटोमोबाइल, एक कार देख रहे हैं। हम कोई भी कार या कोई भी ऑटोमोबाइल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल मीन्स ट्रक, टेम्पो, कुछ भी खरीदते हैं तो हम उसको जो है ऑथोराइज शोरूम से खरीदते हैं। ठीक है, हमारी जैसी नीड्स होती है, जितना अपना बजट होता है उसके हिसाब से हम गाड़ी, ब्रांड, सब कुछ तय करते हैं और ऑथोराइज शोरूम से जाके हम लोग उस गाड़ी को खरीद के ले आते हैं। वो अलग बात है, हम कैश खरीदते हैं कि उसको EMI पे लेते हैं, दैट डजेंट मैटर। शोरूम से हम जाके ले आते हैं। किसके शोरूम पे जाते हैं? टाटा, महिंद्रा, हुंडई, सुजुकी, मर्सिडीज, होंडा, किसी के भी शोरूम पे हम जाएंगे। ठीक है, कोई भी ब्रांड का नाम लीजिए आप, हम इनके शोरूम पे जाते हैं। बट एक्चुअली क्या है, वो शोरूम है किसका? वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन का शोरूम है। दैट शोरूम इज़ नॉट ऑफ टाटा, बिरला, उनका अपना वहाँ पे ऑनरशिप नहीं है। दे आर द ऑथोराइज चैनल पार्टनर, उनके अथोराइज सेल्स पार्टनर हैं, उसका अथोराइज शोरूम है। बट हम जाते क्या है, हम मान लिया दिल्ली में एक दीप हुंडई फेमस है, तो हम दीप की के शोरूम पे नहीं जाते हैं, हम हुंडई के शोरूम पे जाते हैं। ठीक है ना? सो वी गो टू हुंडई शोरूम। ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है।
अब ये जो हुंडई है या होंडा है या टाटा है, इनकी जो अपनी फैक्ट्री है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे ये व्हीकल असेंबल हो रहा है, इसकी क्वालिटी चेकिंग हो रही है, बाकी सारी टेस्टिंग हो रही है, बिजनेस प्लानिंग हो रही है, R&D हो रहा है, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस बन रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग ऑपरेशंस तय हो रहे हैं, सारे ये सब बिजनेस के काम, ऑपरेशनल काम वहाँ हैंडल हो रहे हैं। असेंबली हो रही है, असेंबली हो रही है, इसका मतलब पार्ट कहीं और बन रहा है। तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में मैक्सिमम पार्ट जो है गाड़ी के, वो एंसिलरी यूनिट्स में बनते हैं। अब ये एंसिलरी यूनिट्स जो है सैकड़ों की संख्या में होती हैं, हो सकता है हज़ारों की संख्या में भी हों, जितना बड़ा ऑपरेशन हो, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट सैकड़ों की संख्या में तो डेफिनेटली होती हैं। ये हर एंसिलरी यूनिट इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है। वो हुंडई टाटा उनका अपना यूनिट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है। बट वो क्या है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग, वो चीज़ बना रहे हैं जो टाटा, हुंडई, सुजुकी, मारुति, इन सबको उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उनके क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से, उनके डिलीवरी शेड्यूल के हिसाब से, उनके सारे सुपरविजन में वो सारा प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ तक होता है कि जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दिया है ऑटोमोबाइल कंपनी ने, एंसिलरी यूनिट को रॉ मटेरियल भी जो है उसी हिसाब से लेना होता है। सो अब आपने क्या देखा, एक तरफ एंसिलरी यूनिट्स सैकड़ों हजारों की संख्या में इंडिपेंडेंट बिजनेस, एक तरफ एक सिंगल बिजनेस हुंडई टाटा, ठीक है, एक तरफ ऑथराइज शोरूम जहाँ पे वो व्हीकल बिक रहा है। इन तीनों के बीच में कस्टमर का इंटरेक्शन कहाँ पे है, ओनली एट द ऑथराइज शोरूम। ये सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो क्या कर रही है, वो एंसिलरी यूनिट्स और जो डीलर है, शोरूम डीलर, उनके प्रॉफिट पे वो लोग ध्यान दे रहे हैं कि ये ठीक से प्रॉफिट अर्न करें, तभी हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, राइट। सो एक सिंगल बिजनेस मॉडल अलग अलग होते हुए भी वो लोग एक बिजनेस मॉडल, एक एंटिटी पे काम कर रहे हैं, ओके। आपका जो एग्रीकल्चर बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल मॉडल के सिमिलैरिटी में ही आपने ऑर्गेनाइज डेवलप करना है, स्टेप बाय स्टेप। कैसे, समझिए आप। 3 यूनिट्स बना बताया, एक जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है एंसिलरी यूनिट्स, एक जहाँ सेल हो रहा है मीन्स सेल्स यूनिट, एक जहाँ पे बाकी सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, इस प्रोडक्ट को एकदम फाइनल जिस शेप में ग्राहक को चाहिए उस शेप में उसको करके, उसकी क्वालिटी सब कुछ और टोटल ऑपरेशन, सारी गाइडलाइंस, R&D, वो मेन कंपनी में हो रहा है, लेट्स से। अब आप अगर इस बिज़नेस में उतरना चाहते हैं तो एकदम दिमाग में क्लियर बैठा लीजिए ऑटोमोबाइल कंपनी के ऑनरशिप के हिसाब से कि आप जो है एग्रीप्रेन्योर्स को लीड करने जा रहे हैं। आपकी डीलिंग किन से होने जा रही है, एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, एंसिलरी यूनिट्स, उनके जो MD है, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, जो भी है, CEO है, उनके साथ आप डील करने जा रहे हैं। एकदम इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं, ऑटोमोबाइल शोरूम एकदम इंडिपेंडेंट बिजनेस है, तो आपको उनके साथ डील करना है। आपका बिजनेस मॉडल, वर्किंग मॉडल, थॉट प्रोसेस सारा उसी प्रकार से सेट होना चाहिए। अब अगर ये 3 एंटिटी हैं ऑटोमोबाइल कंपनी की, तो आपकी 3 एंटिटी कौन कौन सी हो गई बिजनेस की, जिसमें आप अपने टोटल बिजनेस को आपने डिवाइड करना है, अगर इसको आप बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं। नॉर्मली लोग यहीं पे मिक्स मैच में फंस जाते हैं, जो एग्रीप्रेन्योर्स उतरते हैं। नंबर 1 कृषि गुरुकुलम हमने नाम दिया है, ब्रेन, HRD डिपार्टमेंट, थॉट प्रोसेस, रिसोर्स सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर, सब कुछ यहाँ से निकल रहा है, ओके। यू CEO जहाँ पे है, रिसोर्स पर्सन इज इन हाउस एक्सपर्ट्स टीम। दूसरा डिवीजन प्रोडक्शन डिवीजन, जो एंसिलरी यूनिट्स बताया, जहाँ पार्ट्स बन रहे हैं सारे अलग अलग, फार्मर्स, विमेन ग्रुप्स, ये आपके एंसिलरी प्रोडक्शन डिवीजन। मार्केटिंग डिवीजन, जो शोरूम बताया, डीलर शोरूम, वो आपकी मार्केटिंग एंटिटी हो गई। इसमें गांव और बाहर दोनों प्रकार के लोग होंगे। सो आपका जो टोटल एग्रीकल्चर बिजनेस है वो आपको इन 3 ऑपरेशंस में डिवाइड कर देना है। अब प्रश्न आता है कैसे करेंगे, इसमें से किसी पे भी तो आपका कंट्रोल है नहीं अपने अलावा, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब आप इस बिजनेस में एंट्री करेंगे, और अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस में एंट्री किए हुए हैं, आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जस्ट सी कि आपका टोटल बिजनेस ऑपरेशन क्या इन 3 डिवीजन में इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है क्या। इंडिपेंडेंटली वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ये ऑटोमोबाइल कंपनी में टोटल कंट्रोल ऑटोमोबाइल कंपनी का है,
वही सब कुछ तय कर रहे हैं, वही सब कुछ गाइड कर रहे हैं। अगर आपके व्हीकल में आपने लिया तो शोरूम से है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, हुंडई, होंडा, मारुति, सुजुकी, टाटा, वो कंपनी जिम्मेदार है उसकी। उसने उनको सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन देना है। करेक्ट। सो इंडिपेंडेंट होते हुए दे आर फंक्शनिंग एज ए सिंगल बिजनेस एंटरप्राइज। एक एक उद्यम के रूप में काम करें। जो मैंने बोला ना, 100 किसान 100 उद्यम को, 100 किसान एक उद्यम में कन्वर्ट करना, दिस इज द थिंग। जो नंबर 2 को नंबर 3 फार्मूले से कैसे आप लिंकअप करेंगे, राइट। अभी तीनों को मैं लिंकअप करके आपको एक सिंगल उसमें बता दूंगा। सपोज आपने एंट्री किया मार्केटिंग से ही सीधा, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मैं सीधा अभी प्रोडक्ट मार्केटिंग से ही शुरू करूंगा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तेल, आटा, दाल, चावल, किसी से भी मैं शुरू करूंगा। फेयर एनफ, आप शुरुआत करिए। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे, और अगर आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ लीजिए, सबसे पहले अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है आप अपने कृषि गुरुकुलम मीन्स HRD डिवीजन मीन्स ब्रेन, उसको ऑर्गेनाइज करिए। मीन्स ऑटोमोबाइल कंपनी को पहले ऑर्गेनाइज होना होगा, उसको पहले अपनी टीम खड़ा करना होगा। समझ रहे हैं? आपने शुरुआत यहाँ से अगर किया, तो अगला काम आपका होगा प्रोडक्शन डिवीजन। प्रोडक्शन डिवीजन मीन्स जो एंसिलरी यूनिट्स हैं उनको सेट करिए। आपकी प्रोडक्शन लाइन आपको सेट करना होगा। दूसरा काम आपका ये हो गया। जब प्रोडक्शन लाइन का पूरा काम आपने अपना ऑर्गेनाइज कर लिया, अब आप मूव करेंगे अपनी मार्केटिंग डिवीजन पे, शोरूम ऑनर्स, उसको आप व्यस्त। ये आपका क्रोनोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर होगा। अब सपोज आपकी एंट्री मार्केटिंग से होती है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान में कर लीजिए कि अभी 2 डिवीजन आपके बिजनेस से मिसिंग है। आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मीन्स पीछे की तरफ। तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा प्रोडक्शन पे, कि आपकी सप्लाई चेन जो है वो दुरुस्त रहे। सबसे पहला काम। अदरवाइज मार्केट सेल करेंगे किसका? जब प्रोडक्ट ही टाइम पे आपको नहीं मिलेगा, सही क्वालिटी का नहीं मिलेगा, तो मार्केटिंग किसकी करेंगे? सो अगला काम आपका इमीडिएटली आ जाता है प्रोडक्शन डिवीजन को सेट करने का, आपकी प्रोडक्शन लाइन को सेट करने का। और वंस आप जब इस पे काम करना शुरू करेंगे, तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा यू नीड इन हाउस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, जो प्रोडक्शन यूनिट को आपके हिसाब से गाइड कर सकें, आपके हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकें, आपके क्रॉप प्लान के हिसाब से चला सकें। तो आपका कृषि गुरुकुलम की ज़रूरत वहाँ पे शुरू हो जाती है। सो इट विल बी ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मान लिया आप प्रोडक्शन से शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मुझे जो है क्या, स्टीविया, ओके लेट्स टेक स्टीविया, मुझे तो ऑर्गेनिक स्टीविया के प्रोडक्शन से ही एंट्री करना है। बहुत अच्छा, करिए आप। आपके पास रिसोर्सेज, टीम, एक्सपर्ट्स आपने ऑर्गेनाइज किए, आपने प्रोडक्शन से शुरू किया। अब खाली प्रोडक्शन करके करेंगे क्या? आपको सेल करना है। तो आपकी नेक्स्ट डिमांड क्या आ रही है? अब आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तो मार्केटिंग डिवीजन का करना है, लेकिन साथ साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करना है कि जब आपने इस प्रोडक्शन स्टीविया का शुरू किया, तो स्टीविया प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आप नर्सरी लगाएंगे, फार्मर को स्किल करेंगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लैंड का। सो नर्सरी का ही जो प्रोसेस है उसमें समय लगेगा। इस बीच में आपको तुरंत समझ में आएगा कि नर्सरी लगाने से, नर्सरी तो होता है कि आप 2-4 लेबर और एक साइंटिस्ट को रख के लगवा लेंगे, आप खुद देख लेंगे। बट द मोमेंट नर्सरी से प्लांट फार्मर्स के पास पहुंचेंगे, तो देन दे नीड स्किलिंग। उनका डे टू डे ऑपरेशन हैंडल करने के लिए टीम चाहिए। अगेन आपको जो है कृषि गुरुकुलम अपना तुरंत आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सो एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। कहने का मतलब फार्मूला नंबर 3 जो है, आपको अपना ओवरऑल बिजनेस ये 3 डिवीजन में डिवाइड और ऑर्गेनाइज करना है, और इन तीनों डिवीजन को इंडिपेंडेंटली ये ऑपरेशन कर सके उतना आपने इक्विप कर देना है, और आपको ओवरऑल इनका मैनेजमेंट करना है, राइट। और जब ये 3 डिवीजन करेंगे तो आपको 7 HODs की इमीडिएटली ज़रूरत पड़ेगी, आपकी इंटरनल टीम जो आपको असिस्ट करेगी। HRD डिवीजन, प्रोडक्शन, परचेज, क्वालिटी, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फाइनेंस, अकाउंट एंड मार्केटिंग, ये 7 आपके मेन सेकंड इन कमांड आपको इमीडिएटली डेवलप करना शुरू करना पड़ेगा। आप मार्केटिंग से शुरुआत करते हैं तो ये व्यक्ति पहले आएगा, उसके बाद ये बाद में। यहाँ से शुरुआत करते हैं तो ये पहले आएगा, ये धीरे धीरे आएंगे।
और अगर ब्लू से प्रोडक्शन डिवीजन से शुरू करते हैं तो ये आगे पीछे आएंगे, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर आपका हो गया। और जो कृषि गुरुकुलम है उसको आपने शुरू में 7 मेजर सब्जेक्ट्स में टोटल वर्किंग को डिवाइड करना है। सॉयल हेल्थ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोसेसिंग पैकेजिंग, मार्केटिंग सेल्स, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, नॉन एग्री स्किल्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट। लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज यू विल नीड। आपने अपने एचआरडी जो ब्रेन है उसके टोटल वर्किंग को फार्मिंग बिजनेस के हिसाब से इन 7 यूनिट्स में फर्दर डिवाइड कर देना है। हेयर यहाँ आपका फॉर्मूला नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है कि अगर आप ऑटोमोबाइल बिजनेस मॉडल जो मैंने एक सिमिलैरिटी के लिए बताया ताकि आप ठीक से लिंकअप कर सकें उन चीज़ों को कि कैसे 3 इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ ग्रुप होते हुए भी एक सिंगल बिजनेस के रूप में काम कर रहे हैं। सेम सिचुएशन आपको फेस होने वाली है जब आप फार्मर्स इनके साथ डील करेंगे। और ध्यान रखिए किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका सप्लाई चेन। अगर आप कंटिन्यूसली सस्टेनेबिलिटी से आप